हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं अपना बायो का चैप्टर विच इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो एज यू ऑल नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लांट फिजियो में से आपके 2 चैप्टर ऑलरेडी डिलीट कर चुका है नीट, तो बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं उनमें से ऑब्वियसली ऑलरेडी आपकी क्या हो जाएगी, उसकी वेटेज अपने आप से बढ़ जाती है। तो आप इन तीनों चैप्टर्स को बेटा अच्छे से करना है ना। इस चैप्टर से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना। तो आज हम PYQ से सॉल्व करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, है ना। तो आओ शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है वो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में होती है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है ऑसिलेटोरिया, सेकंड हमें दे रखा है रोडोस्पाइरलम, थर्ड हमें दे रखा है क्लोरोबियम एंड फोर्थ हमें दे रखा है क्रोमैटियम। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किन में होती है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, देखो फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 तरीके की हो सकती है। एक जो बैक्टीरिया के अंदर होती है और एक जो हम नॉर्मली प्लांट के अंदर पढ़ते हैं या फिर देखते हैं। फर्क क्या है दोनों में, जो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस है वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। इट मींस जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता इसीलिए ये क्या कहते हैं हम इसको कि ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। जबकि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा उसमें वो क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन। दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। ये पिगमेंट ही क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है, इस टाइप के कुछ पिगमेंट हैं जिनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। इट इज एनऑक्सीजेनिक क्योंकि PS2 अपना एब्सेंट होता है ना, एंड O2 इवोल्यूशन इज एब्सेंट ऑल्सो। O2 क्या इवोल्यूशन, O2 इवॉल्व नहीं होती जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका जो एक्शन स्पेक्ट्रम है बेटा कि किस स्पेक्ट्रम में करते हैं, इनका एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या फोटोसिंथेसिस का, इंफ्रारेड है। ठीक है, जबकि प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इनके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। वो पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। प्लांट की फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक है, क्यों, क्योंकि इसमें PS2 तो प्रेजेंट है ही, साथ में क्या करता है, O2 का इवोल्यूशन भी होता है। इनके पास 2 फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के पास, है ना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब बेटा इनका जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो कहाँ होता है, बेसिकली ब्लू और रेड रीजन में होता है। मींस फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। तो ये फर्क होता है ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में। इसमें एक साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। तो आओ देखो क्वेश्चन क्या था अपना कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इनमें से किसके अंदर होती है। तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर तो कौन सी होती है, एनऑक्सीजनिक, है ना। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इनमें से देखोगे तो प्लांट सिर्फ कौन सा है, ऑसिलेटोरिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, क्लियर हुआ, आगे बढ़े चलो। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब हो जाता है तो उसके बाद उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद। एक बार देखते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है ना।
साइक्लिक भी पढ़ेंगे और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं देखने को। देखो, जो अपनी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, अपनी जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये होती है दो टाइप की रिएक्शन से। एक होता है अपना लाइट रिएक्शन, दूसरा अपना डार्क रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन होती हैं। ये दोनों रिएक्शन कहाँ पर हो रही हैं? प्लांट के किस पार्ट में हो रही है? तो प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दोनों रिएक्शन होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दोनों रिएक्शन होती हैं। देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये क्या है? अपनी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये बोरियां, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बोरी जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या बेटा? ग्रेना बोलते हैं इनको हम। अगर मैं सिंगल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये ग्रेना एक दूसरे से अटैच होते हैं, किससे? स्ट्रोमा लैमेले से। स्ट्रोमा लैमेले से। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहां पर होती है? तो देखो, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है बेटा, एक तो होती है यहाँ ग्रेना में, या कह दो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ये पूरा क्या है? मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये ग्रेना की मेम्ब्रेन है और ये स्ट्रोमा लैमेले की मेम्ब्रेन है। इसी के अंदर क्या होती है बेटा? अपनी लाइट रिएक्शन होती है। क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रही है? तो मेम्ब्रेन सिस्टम में हो रही है। वो मेम्ब्रेन सिस्टम ग्रेना का भी है और स्ट्रोमा लैमेले का भी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? अपने फोटो सिस्टम। जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है वो दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है? इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर ही प्रेजेंट है। लाइट को ट्रैप कौन करेगा? यही करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम ही लाइट को ट्रैप करेगा और अपना ATP NADPH ये सब की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब जब लाइट रिएक्शन हो गई और लाइट रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, क्या? ATP NADPH2 ये सब मिल गए, वो आएंगे कहाँ पर? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में आकर क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? शुगर, है ना। फोटोसिंथेसिस में हमें बनाना क्या है? अपने को शुगर का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इट मीन्स लाइट रिएक्शन होगी मेम्ब्रेन सिस्टम में और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी बेटा? स्ट्रोमा में। इन दोनों में फर्क क्या है? जो लाइट रिएक्शन है इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। अगर लाइट होगी, सनलाइट होगी तभी ये होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डार्क रिएक्शन क्या है बेटा? डार्क रिएक्शन जो है वो इनडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, बट इट डजेंट मीन कि जब लाइट एब्सेंट होगी, सनलाइट नहीं होगी तभी डार्क रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा मतलब नहीं है। जो नाम है इसका ये थोड़ा कह सकते हो इनकरेक्ट नेम है। क्यों? डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है। बस उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलने चाहिए इसको, तो बस। ठीक है, तो ये दो टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं इन क्लोरोप्लास्ट। अब देखो लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं एक बार। लाइट रिएक्शन क्या है? इनको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी बेटा, वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज होता है ना, और उसके बाद अपने को प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, एटीपी एंड NADPH, ठीक है, एटीपी एंड NADPH। इनको हमने इंटरमीडिएट्स बोला है। इंटरमीडिएट्स क्यों बोला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ये आगे किस में जाएंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे। क्लियर। अब ये लाइट रिएक्शन मैंने बताया, ये जो लाइट रिएक्शन है ये मेम्ब्रेन सिस्टम में होती है, और मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, अपने दो टाइप के फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यही फोटो सिस्टम का काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करना, है ना, सनलाइट को ट्रैप करना। दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली एंड देयर ऑपरेशन रिक्वायर 700 नैनोमीटर एंड 680 नैनोमीटर रेडिएशन। ठीक है, PS1 को 700 नैनोमीटर तक की लाइट चाहिए तभी वो एक्टिवेट होगा, और PS2 को 680 नैनोमीटर तक का लाइट रेडिएशन चाहिए तभी वो एक्टिवेट होगा। क्लियर। इस फोटो सिस्टम में कुछ पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये पिगमेंट भी बेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ही, जो किसके अंदर आते हैं, अपने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। क्लियर। अच्छा, अब एक बार देखते हैं ये फोटो सिस्टम किससे बना होता है। तो फोटो सिस्टम बना होता है अपना मिडल रिएक्शन सेंटर से और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। अब मैंने बताया इन फोटो सिस्टम का काम क्या है, दे विल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ठीक है, दे विल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ठीक है, और वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, रिएक्शन सेंटर को। मान लो दिस इज रिएक्शन सेंटर और ये आउटर में क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। इट कंटेन्स एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स ही सनलाइट को ट्रैप करेंगे और किसको दे देंगे, किसको दे देंगे, they will give the sunlight to reaction center. ठीक है, the accessory pigment absorb light energy and transfer it to reaction center. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. अब ये पिगमेंट का काम क्या है, ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना, या फिर एंटीना। ठीक है, ये बने होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इससे बने होते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विच आर बाउंड टू प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो जो ये रिएक्शन सेंटर है, वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों में ही अलग अलग होता है। कैसे, जो फोटो सिस्टम 1 है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पीक होती है एट 700 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 1 में एब्जॉर्प्शन पीक होती है 700 नैनोमीटर। वहीं फोटो सिस्टम 2 में एब्जॉर्प्शन पीक होती है 680 नैनोमीटर। जब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तो इनका जो नेमिंग है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। पहले ये डिस्कवर हुआ, फिर ये डिस्कवर हुआ। ठीक है, इनके फंक्शन पर नहीं, इनके डिस्कवरी के बेसिस पर ही इनका जो है नाम रखा गया है। दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी
नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, डिस्कवरी से, डिस्कवरी के बेसिस पे इनको PS1 और PS2 नाम दिया गया है। जो ये PS2 है, अब ये फोटो सिस्टम 1 और 2 प्रेजेंट कहाँ है? जो ये फोटो सिस्टम 2 है वो लोकेटेड है इन द एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड्स, जबकि जो PS1 है वो नॉन एप्रेस्ड रीजन या फिर एक्सपोज रीजन पर प्रेजेंट है। देखो अगर मैं इस पे बात करूं तो PS1 और PS2 कहाँ प्रेजेंट है? तो देखो PS2 मैंने कहाँ बोला, इट इज लोकेटेड इन द एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, और PS1 इज प्रेजेंट ऑन द नॉन एप्रेस्ड रीजन। तो यहां ये क्या है, मेरा एक्सपोज्ड पार्ट है ग्रेना का जो इजीली विजिबल है, तो इसको मैं क्या बोलती हूं? इसको मैं बोलती हूं इसको बेटा मैं बोलती हूं क्या? नॉन एप्रेस्ड रीजन। यहीं पर ही क्या प्रेजेंट है अपना? PS2 प्रेजेंट है। ठीक है, PS1 प्रेजेंट है, PS1 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जबकि ये जो देख रहे हो दबा हुआ पार्ट है, मींस एप्रेस्ड पार्ट जिसे मैं कहूंगी, ये वाला। ठीक है, जो एक्सपोज नहीं है, नॉन एक्सपोज पार्ट है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर प्रेजेंट होता है बेटा अपना PS2। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलती हूं? एप्रेस्ड रीजन, एप्रेस्ड रीजन। ठीक, अब देखो PS1 और PS2 में, PS1 मैंने क्या बताया? दे आर प्रेजेंट एट नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट पर, एक्सपोज पार्ट पर प्रेजेंट है। ये ग्रेना दिखा रखा है, ग्रेना मेम्ब्रेन है। और PS1 प्रेजेंट है एक्सपोज्ड सरफेस पर, मींस ऐसा पार्ट जो एक्सपोज्ड है, इजीली विजिबल है। मींस तुम यहाँ से तुम मेरा हैंड देखोगे तो ये क्या है? एक्सपोज्ड पार्ट है। और ये कैसा पार्ट है? एप्रेस्ड पार्ट है ना? ये मेरा कैसा पार्ट है? नॉन एप्रेस्ड पार्ट है जो एक्सपोज्ड है। और ये मेरा कैसा है? जो दिख नहीं रहा है, मींस कैसा है? एप्रेस्ड पार्ट है। तो ये PS1 यहाँ पर प्रेजेंट है और PS2 कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? PS2 यहाँ प्रेजेंट है, जो कैसा पार्ट है? प्रोज्ड है, सॉरी एप्रेस्ड है। क्लियर? PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है? P700 और इसका है बेटा अपना 680। PS1 का काम है ये कैसा? ये रिड्यूस करता है NADP को, और PS2 क्या करता है? H2O को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, H2O को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो PS1 है ये तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है। कौन? PS1। जबकि जो PS2 है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही पाया जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ कौन होगा? मींस सिर्फ कौन होगा? PS2 होगा। ठीक है, जबकि PS1 साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन में वर्क करता है। अब देखो एक बार पढ़ते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस क्या होता है? लाइट रिएक्शन जो है, इस लाइट रिएक्शन में हमें करना क्या है? हमें ATP का सिंथेसाइज करना है। ठीक है, ATP का सिंथेसाइज करना है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ATP का सिंथेसिस करना है किससे? किसकी मदद से? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। और साथ में ही किसका हेल्प हो रहा है? साथ में ही हम किसकी मदद ले रहे हैं? लाइट एनर्जी की। इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? फोटो मीन्स सनलाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, है ना? ADP में
एक और एटीपी ऐड करते हैं, है ना, और क्या बनता है अपना एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। इसीलिए इसका नाम क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है अपना नॉन साइक्लिक, जिसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब दोनों को पढ़ते हैं एक बार दोनों को पढ़ते हैं। क्या होता है, जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम तुम्हें देखने को मिल रहा है। एक तो ये वाला P680 है ना, और P700, दोनों ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या होता है P680 बताओ फोटो सिस्टम 1 है या 2 है? फोटो सिस्टम 1 है या 2 है? तो ये क्या है, फोटो सिस्टम 2 है ना। ये देखो P680 क्या है, फोटो सिस्टम 2 है। यहां पर जब लाइट एनर्जी पड़ी, सनलाइट पड़ी, तो क्या हुआ बेटा, ये जो फोटो सिस्टम है ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, एक्टिवेट हो गया, है ना, और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करा। साथ ही साथ यहां पर इसने क्या करा, यहां पर इसने H2O के दो H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ा, दो H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ा और बेटा क्या बनाया, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन मतलब 4 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन बनाया। तो ऑक्सीजन तो बेटा हमें मिल जाएगी, है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा और हमें हेल्प होगी, है ना। और ये 4 जो प्रोटॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, 4 प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे ल्यूमेन में, है ना। अब भाई ये जो चीज हो रही है, ये लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक से बनाते हैं एक बार। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अपना इसके अंदर ग्रेना है। ये लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, इस मेम्ब्रेन पर ही तो हो रही है, इस मेम्ब्रेन पर ही तो हो रही है। इसका जो अंदर का पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। अब ये जो लाइट रिएक्शन जो इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर हो रही है, यहाँ पर ये जो लाइट रिएक्शन इस मेम्ब्रेन सिस्टम पे हो रही है ना, यहाँ हो रही है, तो ये हाइड्रोजन जब निकालेगा और साथ में प्रोटॉन जो रिलीज कर रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इन द ल्यूमेन। इट मीन्स ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है इन द ल्यूमेन, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहे हैं। क्लियर। अब देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। अब ये जो एक्साइटेड फोटोसिस्टम है, इसने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करे, टू फियोफाइटिन। इट मींस क्वेश्चन आ जाए, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटोसिस्टम 2, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फियोफाइटिन। क्लियर। देन वो PQ को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद साइटोक्रोम B6F को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद बेटा प्लास्टोसाइनिन, और फिर किसको करता है, फोटोसिस्टम 1 को। अब फोटोसिस्टम 1 पर अगेन जब P700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी और ये एक्टिवेट होगा, तो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से होता है, FRS FD एंड देन FNR,
तो उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम होती है NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज, जो NADP को रिड्यूस करके विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोटोन क्या बना लेती है, NADPH बना लेती है। ठीक है, NADPH बना लेती है। क्लियर? देखो एक बार दोबारा देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से, जल्दी। फोटो सिस्टम 1 and 2 आर इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये होता कहाँ है, एट ग्रेना थाइलाकॉइड्स ओनली, नॉट इन स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स। ठीक है, सिर्फ ग्रेना थाइलाकॉइड्स में होगा, जो स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड पड़े हैं उनके अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा थाइलाकॉइड में PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज नहीं होती। अब जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फ्रॉम PS2 वो कौन है, फियोफाइटिन है ना, फियोफाइटिन है, जो पास कर देता है इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम B6F को। ये मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, डाउनहिल है ना, डाउनहिल है। और ये कैसा है, ये कैसा है, अपहिल है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके की Z स्कीम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज वेल एज Z स्कीम है, हमसे बोलते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। ठीक है, ये कैसा है, डाउनहिल है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकले हैं दे विल पास ऑन टू PS1 तक आ गए, है ना। उसी के साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 आर आल्सो एक्साइटेड। PS1 से फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे जब उनको रेड वेवलेंथ की लाइट मिलेगी 700 नैनोमीटर की, और किसको ट्रांसफर कर देंगे, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, FRS। ठीक है, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स देन मूव टू डाउनहिल अगेन। अब वापस से क्या हो रहा है, वापस से डाउनहिल हो रहा है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी NADP प्लस को दे देंगे, देन इट विल फॉर्म NADPH। क्लियर, NADPH। अब जो ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से मूव हुए हैं, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो भाई इसको भी तो चाहिए अपनी कमी पूरी करने के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे बेटा, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, है ना, जैसे हमने बात करी अभी, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वाटर होगी, और अपने को इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। वाटर स्प्लिट हो जाता है किसमें, H+ एंड एक ऑक्सीजन में। इस तरीके से कुछ जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो अपने को 4 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो अब हमें ये देखना होगा, हमसे कोई पूछे क्वेश्चन आए कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट है, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बेटा इट इज एसोसिएटेड विद ओनली PS2, है ना, और वो कहाँ लोकेटेड है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, ये क्या है, इनर साइड मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। यहाँ पर क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। कहाँ प्रेजेंट है ये, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर देखो, नॉन साइक्लिक जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, एंड प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि NADP प्लस रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, NADPH और H प्लस बना रहा है। अब हम देखेंगे कि साइक्लिक में क्या बनेगा, NADP तो रिड्यूस
नहीं होगा, NADP तो रिड्यूस नहीं होगा। नॉन साइक्लिक में हमने देखा कि PS2 और PS1 दोनों ही इन्वॉल्व है, और ये कैसी प्रोसेस है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों है? क्यों है नॉन साइक्लिक? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। जबकि यहाँ पर तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन वापस से ट्रांसपोर्ट होके उधर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक का कौन है? फियोफाइटिन है। ठीक है, साइक्लिक का भी देखते हैं कौन है। क्लियर? अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखते हैं, इसमें क्या है? फोटो सिस्टम 1 ही होगा सिर्फ इन्वॉल्व। P700 की नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, इस पर लाइट पड़ेगी। लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। यहां से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS। इसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर वापस किसको ट्रांसपोर्ट कर दिए? FD को। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा टू साइटोक्रोम B6F। क्लियर? अब यहां पर क्या हो रहा है? ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन लेकर आ रहा है और क्या बना रहा है? प्लास्टोक्विनोन H2 की फॉर्मेशन कर रहा है, और फिर वो वापस से हाइड्रोजन किसको दे देगा? ल्यूमेन में दे देगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ गए, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। अब ये साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब प्लास्टोसाइनिन वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? P700, मतलब वापस से फोटोसिस्टम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होते हुए आ गया। ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये कहां पर होती है? इट कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लेमेले या फिर थाइलाकॉइड पर होती है। ये एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 एंड रिटर्न बैक टू इट रिएक्शन सेंटर। At every step, oxidation and reduction of each electron carrier takes place, which releases the energy. और ये एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी, ये एनर्जी ही क्या करेगी? दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू फॉर्म ATP। यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट ही बन रहा है। हमें अल्टीमेटली ATP की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है। यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कोई ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। ड्यूरिंग साइक्लिक ETS द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर रिटर्न बैक्स, ठीक है, और ये ATP की फॉर्मेशन करता है। ये हमने पढ़ लिया। PS1 ही इन्वॉल्व है साइक्लिक में। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर कौन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS, है ना? इसके अंदर NADP रिड्यूस नहीं होती, NADP प्लस कोई रिड्यूस नहीं होता। क्लियर? तो ये हमने बात करी एक बेसिक किसकी? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, अब क्वेश्चन आओ। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व कर पाएंगे बेटा। देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें अपने को क्या देखने को मिलता है? क्या ATP का फॉर्मेशन हुआ या फिर NADPH या फिर ऑक्सीजन? इनमें से किसका फॉर्मेशन हुआ है? तो भाई देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो सिर्फ किसकी मदद हो रही है? सिर्फ ATP फॉर्मेशन की मदद हो रही है, सिर्फ ATP फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ना तो NADPH रिड्यूस हुआ, ना तो NADP प्लस रिड्यूस हुआ, क्योंकि वो एब्सेंट है उसके अंदर।
और ना ही ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, NADPH भी नहीं हो सकता। सिर्फ क्या बना है अपने पास, ATP बना है साइक्लिक में। क्लियर, सिर्फ ATP बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इन फोटो सिस्टम 1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन है? एक्सेप्टर कौन है बेटा, वो हमसे पूछा है, फोटो सिस्टम 1 में पूछा है। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में पूछा है। प्लास्टोसाइनिन आयरन सल्फर प्रोटीन है क्या वो एक, या फिर फेरोडेक्सिन, या फिर साइटोक्रोम? जल्दी से आंसर करो विद इन 2 सेकेंड्स। देखो आप, फोटो सिस्टम 1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, वो एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2। अब इसमें पूछा है फोटो सिस्टम 2 के अंदर फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, तो ये भी बहुत इजी है, क्विनॉन, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, या फिर फेरोडॉक्सिन। कौन है बेटा, जल्दी बताओ। फोटो सिस्टम 2 के अंदर देखो, साइटोक्रोम नहीं है, आयरन सल्फर प्रोटीन भी नहीं है, वो तो PS1 का होता है, फेरोडॉक्सिन भी नहीं है। क्या है बेटा अपना, क्विनॉन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय। अच्छा, वो सेम क्वेश्चन आ गया अपने पास। फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, तो वो क्या है, क्विनॉन है ना। अभी हमने कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट बेस्ड, जो आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास। 4 स्टेटमेंट है ABCD। हमें बताना है, हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये भी पढ़ते हैं एक बार। Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1 only। ठीक है, सेकंड है अपने पास, only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation। थर्ड स्टेटमेंट है अपने पास, cyclic photophosphorylation results into synthesis of ATP and NADPH plus H+. Stroma lamellae lack PS2 as well as NADP reductase। ऑप्शंस अपने पास ये हैं, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट अपने को सही दे रखी हैं, जल्दी से बताओ। देखो, जो अपनी Z स्कीम है, Z स्कीम मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो सिर्फ PS1 के थ्रू होती है। तो जी नहीं, नॉन साइक्लिक में तो PS1 और PS2 दोनों होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिर्फ PS1 होता है, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है तो उसमें हमें रिजल्ट में ATP और NADPH मिलते हैं। क्या ये सही है, गलत है? क्या मिलता है साइक्लिक में, हमें सिर्फ ATP मिलता है, ये नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। स्ट्रोमा लेमेले लैक PS2 एज वेल एज, स्ट्रोमा लेमेले के अंदर PS2 नहीं होता और NADP रिडक्टेज भी नहीं होती, तभी तो ATP और NADPH अपने को नहीं मिलता है बेटा, है ना। तो ये स्टेटमेंट अपनी सही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट सही कौन सी है, B एंड D। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किन में होती है? एनऑक्सीजेनिक पूछा है, मींस ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी।
रोडोस्पाइरिलम, स्पायरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, अल्वा। बता दो इनमें से बैक्टीरिया कौन है? जो बैक्टीरिया है उसी के अंदर एनऑक्सीजेनिक होगी। तो अपना बैक्टीरिया अपने को पता है कौन है? रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम क्या है? बैक्टीरिया है ना? तो उसी के अंदर क्या होगी? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी। इनमें क्या होगी? इनमें तो ऑक्सीजेनिक ही होगी ना। क्या है ये? प्लांट्स हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोमैटोफोर्स। जो ये क्रोमैटोफोर्स हैं ये किसके अंदर काम करते हैं? रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ग्रोथ में या मूवमेंट में? वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्रोमैटोफोर्स क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे। तो भाई किस में यूज होते हैं? दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो पढ़ रहे हैं उसी का ही क्वेश्चन है ना। बट नीट में जब आ जाता है तो अपना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहती है। तो अपने बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो, तो वो चीज नहीं करनी है। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक प्लेस एज एट। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो कहाँ होती हैं? बेसिकली पूछ रहा है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। डार्क रिएक्शन ही तो लाइट इंडिपेंडेंट है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में, या फिर थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, या फिर फोटोसिस्टम 1 में या फोटोसिस्टम 2 में। तो भाई ये अपना क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये है स्ट्रोमा, ठीक है। ये अपना है क्या? ग्रेना। स्ट्रोमल के मैट्रिक्स में अपनी लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? अपनी लाइट रिएक्शन होती है यहाँ पर, मेम्ब्रेन सिस्टम पर, है ना। उसके प्रोडक्ट्स कहाँ जाते हैं? इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जाके क्या करते हैं? डार्क रिएक्शन। तो अपनी डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में होती है? जी नहीं। फोटोसिस्टम 1 और 2 में भी नहीं होती। कहाँ होती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलो देखो, a plant in your garden avoids photorespiratory losses and has improved water use efficiency। एक तुम्हारे गार्डन में प्लांट है, वो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को करने को अवॉइड करता है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं हो रहे हैं उस प्लांट में। उसके वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ गई है, इंप्रूव हो गई है। इट शोज हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। और इट हैज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। मतलब इस प्लांट में अंदर इतने ये सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने देखे, तो तुम इस प्लांट को क्या कहोगे? क्या ये एक C3 प्लांट है, या फिर C4 प्लांट है, या फिर ये एक कैम प्लांट है, और या फिर ये एक नाइट्रोजन फिक्सर है? ये एक कैसा प्लांट है बेटा? हमसे ये पूछा है। देखो एक बार बात करते हैं C4 पाथवे की। C4 पाथवे को हम, वैसे ये प्लांट्स होते हैं, ये C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। C4 प्लांट्स होते हैं ये। तो एक बार C4 प्लांट्स क्या होते हैं, तो एक बार उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये C4 प्लांट्स किस तरीके से C3 प्लांट्स और कैम प्लांट से अलग होते हैं। देखो ये जो C4 पाथवे है ये डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है हेच एंड स्लैक। इसीलिए हम इसको हेच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। हेच एंड स्लैक ने क्या करा? डिटेल में स्टडी करा किसको? शुगर केन और मेज को, शुगर केन एंड मेज को। और क्या देखा? इट प्रपोज्ड अ न्यू पाथवे फॉर डार्क रिएक्शन। उसने एक नया ही पाथवे देखा जो डार्क रिएक्शन में हो रहा है। इसने क्या देखा कि जब ये प्रोसेस इसके अंदर हो रही है डार्क रिएक्शन की, तो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो आया वो आया OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी देखेंगे, पढ़ेंगे आगे साइकिल में। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है और इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
This is the first stable compound of this cycle which is 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या है? इस साइकिल का नाम है C4 साइकिल या C4 पाथवे। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है और उसका नाम क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसलिए इस पाथवे को हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं या फिर C4 पाथवे भी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो C4 पाथवे करते हैं प्लांट्स, वो प्लांट ज्यादातर कैसे होते हैं? वो ज्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स में भी कौन कौन से? द प्लांट्स विच बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिने एंड साइपरेसी फैमिली। ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को अडैप्ट कर चुके हैं टू लिव इन हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट, मीन्स बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट में रहने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुगर केन, मेज, सोरगम, व्हीट, राइस एंड बार्ले। ठीक है, इनके अंदर एक स्पेशल एनाटॉमी देखी जाती है इनकी लीव्स में, जिसको हम बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स। देखो कुछ इस तरीके की एनाटॉमी अपने को देखने को मिलती है। ये देख रहे हो, नॉर्मली तो क्या होता है, यही होता है, लीव्स में अपर एपिडर्मिस है, मीजोफिल सेल्स हैं, है ना, मीजोफिल सेल्स हैं, साथ ही में कौन से सेल्स हैं? बंडल शीथ सेल्स हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स के साथ ही कौन से सेल्स हैं? बंडल शीथ सेल्स हैं। ये तो अपने हो गए मीजोफिल सेल, ये हो गए अपने बंडल शीथ सेल। इट मीन्स 2 टाइप के सेल इनमें प्रेजेंट हैं, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। तो 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं, मीन्स 2 टाइप के सेल इनकी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनके पास 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो मीजोफिल सेल में जो जनरल क्लोरोप्लास्ट हर लीव में देखने को मिलता है, और एक है बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। ये बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए ग्रैन्युल क्लोरोप्लास्ट। बाकी अपना नॉर्मली अपना स्टोमेटा है, लोअर एपिडर्मिस है, जाइलम एंड फ्लोएम है, जाइलम एंड फ्लोएम है। मीन्स देखो किस तरीके की एनाटॉमी दिखती है इनकी लीव्स की। ये क्या है अपने पास? ये होंगे अपने वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इनके साथ होंगे कौन से सेल्स? बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स का अपना क्लोरोप्लास्ट है, जो कैसा है? ए ग्रेनल है। साथ ही में इसके साथ क्या होते हैं? अपने मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये अपने मीजोफिल सेल्स हैं, जिनके पास अपना जनरल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इनके इस एनाटॉमी को, जिसके अंदर 2 टाइप के सेल्स और 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट
पाए जाते हैं। इस एनाटॉमी को क्रांज या फिर रीथ एनाटॉमी बोला जाता है। रीथ मतलब कि लेयर ऑफ सेल्स। इन दीज प्लांट्स स्पेशल लार्ज ग्रीन सेल्स आर फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स के आसपास एक स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनकी एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, क्रांज एनाटॉमी। क्रांज का मतलब होता है रीथ। ठीक है, एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इट फॉर्म सेवरल लेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही लेयर बनाई है, कई सारी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये कई सारी लेयर में प्रेजेंट होते हैं तो एक रीथ या फिर एक क्रांज की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्रांज एनाटॉमी है। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और साथ ही साथ इनके पास थिक वॉल होती है। थिक वॉल है इसीलिए इजीली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते, एकदम टाइटली पैक्ड ये पाए जाते हैं। दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट हमें इनमें देखने को मिलता है। एक तो है अपना ए ग्रेनल और एक अपना जनरल क्लोरोप्लास्ट ग्रेना का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अब देखो इसके C4 पाथवे को पढ़ते हैं। C4 पाथवे में देखो क्या होता है, अपने दो टाइप के सेल प्रेजेंट हैं और दो ही टाइप के क्लोरोप्लास्ट। एक तो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो इंटरलिंक्ड होते हैं, किससे इंटरलिंक्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, देखो क्या होता है, CO2 जो है आउटर एनवायरनमेंट से आई। ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से जब आई तो इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो क्या है 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पेप के साथ मिलकर, पेप क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था। विद द हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम इट फॉर्म्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या हुआ, CO2 का फिक्सेशन हुआ, इसीलिए स्टेप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलेशन। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब क्या करेगा, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाकर NADPH2 को रिड्यूस करके NADP बनाएगा और फॉर्मेशन कर लेगा किसकी, मैलिक एसिड की। तो मैलिक, अगर कोई पूछे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, मीजोफिल सेल में या बंडल शीथ सेल में, या फिर मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में या बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में, तो कहाँ हुआ है, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में हुआ है। दिस मैलिक एसिड देन गोज टू बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, CO2 की मदद से अपनी केल्विन साइकिल होती है, C3 साइकिल होती है, जो जनरल हर प्लांट में होती है, जनरली हर प्लांट के अंदर होती है। और यहाँ से क्या बनता है, अपनी शुगर बनती है, जिसको हम सुक्रोज बोला है। क्लियर? उसके बाद ये मैलिक एसिड CO2 को, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, तो 4 कार्बन कंपाउंड से अपने पास कितना रह गया, 3 कार्बन कंपाउंड रह गया। वो 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, पायरुविक एसिड है। ये पायरुविक एसिड फिर से कहाँ जाएगा, मीजोफिल सेल में आएगा, और ये पायरुविक एसिड की क्या होगी, रीजनरेशन होगी, और ये क्या बना लेगा, पेप की फॉर्मेशन कर लेगा, पायरो। ठीक है, पेप की फॉर्मेशन कर लेगा। अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो इस तरीके से C4 साइकिल अपनी होती है। अगर पूछे हमसे कि फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 को एक्सेप्टर कौन कर रहा है, तो भाई PEP कर रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करके। 3 कार्बन कंपाउंड है ये, है ना, और क्या बना लेता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेता है। वाइल सेकेंड CO2 एक्सेप्टर कौन है, सेकेंड CO2 एक्सेप्टर है अपना RUBP। RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है इन बंडल शीथ सेल। क्लियर?
उसके बाद वही RUBP ने क्या करा, एक्सेप्ट करके रुबिस्को से कैटेलाइज होके क्या बनाई, अपनी C3 साइकिल हुई, केल्विन साइकिल हुई, है ना। केल्विन साइकिल में अपने को क्या देखने को मिलता है, हमने केल्विन साइकिल अभी डिस्कस नहीं करी है। केल्विन साइकिल में हमें 18 ATP और 12 NADPH2 देखने को मिलते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। अब उसके बाद अपना पायरुविक एसिड आया फ्रॉम बंडल शीथ सेल्स and it will return to mesophyll cell। उसके बाद वापस से उसका रीजनरेशन होता है, इट रीजनरेट्स PEP बाय यूटिलाइजेशन ऑफ 12 ATP। ये रीजनरेशन की प्रोसेस में 12 ATP का क्या लग जाता है, नुकसान हो जाता है, 12 ATP का यूटिलाइजेशन होता है। कौन सी एंजाइम करती है इसको, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो अगर देखें कि C4 प्लांट में क्या है अपने पास, C4 प्लांट्स में टोटल 30 ATP और 12 NADPH2 का यूटिलाइजेशन हुआ है फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज। फॉर 1 ग्लूकोज ATP कितने हैं अपने पास, 30 ATP और NADPH2 कितने हैं, NADPH2 12 NADPH2 यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर 1 ग्लूकोज की फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स स्पेशल क्यों है, क्योंकि इनके पास स्पेशल एनाटॉमी है जिसका नाम है क्रांज एनाटॉमी। दे कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। They show response to high light intensities। इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती। अब ये फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इनमें नहीं होती, इसी वजह से ये प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हम अपने एनवायरनमेंट में ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देते हैं ऑफ बायोमास, बहुत ज़्यादा बायोमास जनरेट करते हैं। क्यों, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट्स में एब्सेंट होती है। क्लियर। तो अपना क्वेश्चन पर आते हैं, पूरा C4 पाथवे अपने डिस्कस कर लिया आपने, ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। कौन सी प्रोसेस है which makes a major difference between C3 and C4 plant। C3 और C4 को डिफ्रेंशिएट करने वाली ऐसी कौन सी चीज है, फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, केल्विन साइकिल। तो भाई ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हमने अभी पढ़ा C4 में नहीं होती, ठीक है, यही इनके बीच का एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। क्लियर। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। C4 प्लांट्स को बहुत ज्यादा मोर एफिशिएंट बोला गया है इन फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्यों C3 प्लांट से C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्या उनके पास हायर लीफ एरिया है, या फिर दे हैव प्रेजेंस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल्स, दे हैव प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, या फिर दे हैव लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो भाई C4 प्लांट्स में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, एब्सेंट है, तो लोअर रेट की तो बात ही नहीं है, थिन क्यूटिकल नहीं होता, थिक होता है, हायर लीफ एरिया की भी बात नहीं है। तो बात क्या अपने पास, C4 प्लांट्स में क्रांज एनाटॉमी है, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, बहुत ज्यादा नंबर है क्लोरोप्लास्ट का, इसीलिए C4 प्लांट्स क्या है, मोर एफिशिएंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन क्रांज एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। क्रांज एनाटॉमी में बंडल शीथ सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उनकी क्या होती है, थिक वॉल होती है, थिन होती है तो थिक वॉल होती है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Phosphoenol pyruvate is the primary acceptor, CO2 acceptor in। Phosphoenol pyruvate किन प्लांट्स में
CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, हमसे ये पूछा है C4 प्लांट्स में, C2 में, C3 एंड C4 में या फिर C3 में। तो CO2 एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोनॉल पायरुवेट। फॉस्फोनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर इन विच प्लांट्स? इन C4 प्लांट, जो अभी हमने स्टडी किया। क्लियर? किसका फॉर्मेशन कर लेती है एक्सेप्ट करके? CO2 एक्सेप्ट करके क्या बनाती है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ C4 पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस में, उनमें से हमें इनमें क्या देखने को नहीं मिलता? ATP, NADH, NADPH, ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन में अपने पास जो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन में, वो होते हैं ATP प्लस NADPH होता है, प्लस ऑक्सीजन अपने को देखने को मिलती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर क्या नहीं देखने को मिलता? नॉट अ प्रोडक्ट, NADH। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इन हैच एंड स्लैग पाथवे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? मींस हैच एंड स्लैग पाथवे क्या? C4 पाथवे। कौन एक्सेप्ट करता है CO2 को? एक्सोइल एसिटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फिर रुबिस्को। तो PEP अपना क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, देखो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लैडोफोरा को कल्चर किया, किसके अंदर? एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है उस पे, ठीक है, और उसको प्रिज्म के सामने रख दिया। उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट कौन से रीजन में हुए? प्रिज्म की लाइट पर, जब हमने लाइट डाली। तो देखो इस तरीके से कुछ ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रखा है प्रिज्म, ठीक है, ये अपने क्लैडोफोरा, ठीक है, एल्गी है क्लैडोफोरा, और यहीं पर ही बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने लगे। कौन से बैक्टीरिया? अपने एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, और उसको अपना प्रिज्म के साथ में रख दिया, ठीक है, प्रिज्म के साथ में रख दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? कि भाई जो ये बैक्टीरिया थे, जो ये एरोबिक बैक्टीरिया थे, उन्होंने बैक्टीरिया को यहाँ पर ग्रो कराने की कोशिश करी। तो उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया थे, ये सबसे ज्यादा कौन से रीजन में ग्रो करे? सबसे ज्यादा ये ग्रो करे, यहाँ देखो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? इन द ब्लू रीजन एंड इन द रेड रीजन। ये बीच के रीजन में तो क्या है? ना नहीं है, या फिर बिल्कुल बहुत ही कम बैक्टीरिया यहाँ देखने को मिल रहे हैं, है ना। जब उन्होंने व्हाइट लाइट डाली, यहाँ पर व्हाइट लाइट डाली तो 7 कलर्स आए। इन 7 कलर्स में ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ब्लू रीजन में मिले और रेड रीजन में मिले, ठीक है। इट मीन्स 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर तक सबसे पहले अपनी ये क्या है? PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है। तो उन्होंने ये देखा कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा 400 नैनोमीटर पर या फिर ब्लू रीजन पर होती है या फिर रेड रीजन पर होती है। क्लियर? तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करा कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में होगी? इन द ब्लू एंड रेड रीजन। तो वही उसने क्या देखा? ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन विच रीजन? तो मेनली बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे? ब्लू रीजन पर और रेड रीजन पर। अपना आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड लाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन लाइट रिएक्शन जब हमने पढ़ी, जो प्लास्टोक्विनोन है वो अपना ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन किसको? ये पूछा है।
प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, किस से किस को ट्रांसपोर्ट करता है, PS1 टू ATP सिंथेस, PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देता है, या फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1, या फिर PS1 टू NADP प्लस। अपना लाइट रिएक्शन देखो बेटा, तो तुम्हें याद होगा कि प्लास्टोक्विनोन जो है PS2 से इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी कहाँ पर, फोटो रेस्पिरेशन में। जब फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को एंजाइम काम करती है तो क्या बनाती है, क्या फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, या फिर 2 मॉलिक्यूल आते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, या फिर 1 मॉलिक्यूल आता है 3 कार्बन कंपाउंड का, या फिर 1 मॉलिक्यूल आता है 6 कार्बन कंपाउंड का। तो पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है ना, क्या होता है। आओ एक बार देखते हैं। रेस्पिरेशन में बेटा पढ़ते हैं क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। इसके अंदर 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है अपना क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेल्स मिलकर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन फिक्सेशन होता है। देखो क्या होता है, जो ये रुबिस्को एंजाइम है ना, ये जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एक ऐसी एंजाइम है जो CO2 और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकती है, ठीक है, दोनों से बाइंड कर सकती है। बट अगर देखा जाए कि एनवायरनमेंट के अंदर मोर एफिनिटी किसके साथ है, इसकी रुबिस्को की मोर एफिनिटी किसके साथ है, तो वो है अपनी CO2 के साथ, ठीक है। मतलब अगर इक्वल अमाउंट में CO2 और O2 प्लांट के आसपास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगी, CO2 के साथ बाइंड करेगी। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 की मात्रा, CO2 वेरी लेस, CO2 बहुत कम है, तो अब ये रुबिस्को ऑटोमेटिकली किसके साथ बाइंड करेगी, अब ये रुबिस्को भाई ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी। क्लियर। तो फोटो रेस्पिरेशन में यही होता है। कंडीशंस कैसी हो जाती हैं, कंडीशंस कैसी हो जाती हैं, जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाती है तो रुबिस्को की एफिनिटी ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गई, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये रुबिस्को, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना लेता है, 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस एक और कंपाउंड बनाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये तो बेटा चला जाता है, केल्विन साइकिल करता है ये, ठीक है, केल्विन साइकिल करता है। ग्लाइकोलेट आगे जाता है पैरोक्सिसोम में और फॉर्मेशन करता है 2-ग्लायोक्सिलेट की, ठीक है, किसके साथ, 2 ऑक्सीजन मिलाकर, 2 ऑक्सीजन के कंपाउंड है और उसने ये बनाया, साथ ही क्या बनाया 2H2O2। उसके बाद अपना 2-ग्लाइसोइन बनाता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लाइसिन एंटर कर जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, सीरीन कंपाउंड की, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। जब ये ग्लाइसिन से सीरीन बनता है तो क्या होता है,
NaDH की फॉर्मेशन कर देता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल गया। ये सीरीन फिर पेरोक्सिसोम में वापस आता है ना, फिर ये बनाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये 2 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में हो गया, ठीक है। फिर ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाता है ग्लिसरेट। ग्लिसरेट विल एंटर इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड फॉर्म्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जो है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये वापस अपना किसमें कैल्विन साइकिल करता है और 2 RUP निकालकर फिर ये रुबिस्को के साथ बाइंड कर ऑक्सीजन की फिक्सेशन करता है एंड इट विल कंटिन्यू, दिस साइकिल विल कंटिन्यू। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये बहुत वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का यूज करके ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है और CO2 रिलीज करता है, ठीक है। तो ये क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस है। इसके अंदर किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता, ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस मानी जाती है। तो एक बार पढ़ते हैं द लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ O2 and release of CO2 in green cells of C3 plants are called photorespiration। मीन्स O2 का अपटेक करना और CO2 को रिलीज करना जब ये प्लांट के अंदर होने लगेगा तो वो प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन कहलाएगी। फोटो रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। क्यों? C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। ये 3 ऑर्गेनल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये रुबिस्को जो एंजाइम है इट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2, हेंस इट इज द नेम। ये बाइंडिंग क्या है? कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव है तो रिलेटिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि O2 की ज्यादा है या CO2 की ज्यादा है। तो मोस्टली क्या होता है? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और CO2 के साथ जो इसको बाइंड करके O2 रिलीज कर देती है। बट फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंडीशंस कैसी हो जाती हैं? हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है, हाई ऑक्सीजन की मात्रा और लो CO2 हो जाएगी, साथ ही साथ टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। जब ये चीजें होने लगेंगी तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे ना तो शुगर का सिंथेसिस होता है, ना ही ATP का, ना ही NADPH2 का, किसी भी चीज का सिंथेसिस नहीं होता। साथ में हो क्या जाता है? रिलीज ऑफ CO2 हो जाता है और ATP भी यूटिलाइज कर लेती है। तो ये क्या है? इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन जो है इट इज नॉट नोन येट। फोटो रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, मकसद क्या है, वो आज तक पता नहीं चला है। इसीलिए इसको ये माना जाता है कि ये क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस है। ना तो शुगर का फॉर्मेशन करता है, ना ही ATP का, ना ही NADPH2 का। CO2 का रिलीज हो जाता है और ATP का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये अपनी होती है फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन में किस चीज का फॉर्मेशन करती है? तो भाई देखो किस चीज का फॉर्मेशन करती है, ये बनाती है एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो कैसा है? 3 कार्बन कंपाउंड का है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। इट फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने को। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को इज अ बायफंक्शनल एंजाइम। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, है ना। 2 तरीके से फंक्शन कर सकती है। C4 प्लांट्स में द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल। C4 प्लांट्स में रुबिस्को जो है मीजोफिल सेल के अंदर काम करती है, मीजोफिल सेल के अंदर। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी
इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। रुबिस्को एक्टिविटी में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है और रुबिस्को के एक्शन के लिए एटीपी और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। अपने को इनकरेक्ट बताना है। तो भाई देखो, जो C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर रुबिस्को मेसोफिल सेल में काम नहीं करती। ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं उनके बेसिस पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्या एक बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब सॉरी हाँ, ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, क्या एक बार उन्हें देखे, है ना। देखो, 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एक होते हैं अपने इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट के खुद के फैक्टर्स होते हैं, क्या कि लीव्स का नंबर, साइज, एज क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स क्या है, ठीक है, नंबर, साइज, एज, इस पे डिपेंड करता है, ये प्लांट का इंटरनल फैक्टर है। मेसोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा होगा। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ डिपेंड करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, जेनेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट पर। ये तो हो गए प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वाटर। ठीक है, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, ये 4 फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करने में, इन्फ्लुएंस करने में, इफेक्ट करने में मदद करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा या ज़्यादा होगा। देखो, सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं कि लाइट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो भाई लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, ये तीनों चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं दैट इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। लाइट की क्वालिटी कैसी है, इंटेंसिटी कहती है, कितना ड्यूरेशन में प्लांट को लाइट मिल रहा है ना। अगर लाइट इंटेंसिटी हाई होगी, gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting। अगर लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो लिमिटिंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। जो लाइट सेचुरेशन होता है एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। लाइट सेचुरेशन एक पॉइंट होता है। देखो, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ दिखा रखा है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का अपने को देखने को मिलता है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया। एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। मतलब कि लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर कभी होता ही नहीं है, बेसिकली मानते ही नहीं है लाइट को कि लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकता है। क्यों? सनलाइट तो मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हर प्लांट को मिलती है, बट देयर आर सम प्लांट जो कैसे शेड में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं उनमें जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए ही हो सकता है लाइट लिमिटिंग फैक्टर। अदरवाइज लाइट is never considered a limiting factor. Increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगर इंसिडेंट लाइट का इंक्रीज हो जाए बियॉन्ड अ पॉइंट, तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप टेम्परेचर पे आते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो एंजाइमेटिक होती हैं, है ना, और टेम्परेचर इनमें कंट्रोल रहता है। लेकिन जो लाइट रिएक्शंस हैं जो टेम्परेचर पर ही बेस्ड हैं, टेम्परेचर लाइट पर, वो कैसी होती हैं, दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव।
C4 प्लांट्स जो हैं, जो C4 प्लांट्स होते हैं अपने, जो हायर टेम्परेचर पर ही रहते हैं, 30 to 40 डिग्री वाले टेम्परेचर पर रहते हैं, वो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। जबकि जो C3 प्लांट्स हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहते हैं, जो कि है कितना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस टेम्परेचर पर ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ पर है। अगर ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स के बाद ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रादर देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। तो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है क्या, कि टेम्परेचर वो कितना टॉलरेट कर पाते हैं या फिर कितना नहीं कर पाते हैं, है ना। C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पर भी हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जबकि C3 प्लांट जो हैं ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस इस टेम्परेचर पर ही शो करते हैं। CO2 कंसेंट्रेशन की बात करें तो CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस का। क्यों? अगर एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, बिटवीन 0.03 टू 0.04% है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, CO2 कम होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। मीन इससे ज्यादा होगा तभी CO2 फिक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। C3 और C4 प्लांट जो है CO2 कंसेंट्रेशन के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जो C3 प्लांट है वो हायर CO2 कंसेंट्रेशन पर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, है ना। जबकि जो अपने C4 प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, हायर टेम्परेचर पर शो करते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। इसमें से अपने को बताना है क्या ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या हम इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन करते हैं इन केमियोस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 होता है ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। और हम ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट का। इनमें से क्या चीज सही नहीं है? वी डू ब्रेक डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। NADP का रिडक्शन होता है टू NADPH2। मूवमेंट होता है प्रोटॉन्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। हम इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्रेक डाउन तो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट का करते हैं बेटा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, अपने को बताना है कौन सी सही है, गलत है, क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट and it is found in the mesophyll cells। ठीक है, याद करो C4 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पायरुवेट है क्या, और वो मेसोफिल सेल में क्या फाउंड होता है या नहीं। स्टेटमेंट 2, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। जो C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होती। अपने को बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, या दोनों सही हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट, है ना। सेकंड स्टेटमेंट, मेसोफिल सेल्स में C4 प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होती। दीज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो दिक्कत, चलो नेक्स्ट पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये दोनों चीजें मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों मिलते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है या नहीं, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रोमा लैमेले हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रेना लैमेले के पास PS1 और PS2 दोनों होते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 और PS2 दोनों होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द प्लास्टिड डार्क और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, साइड पूछा है जस्ट। प्लास्टिड में डार्क और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन तो स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन अपनी ग्रेना में होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे बेटा क्वेश्चंस अपने हमने जो किए फोटोसिंथेसिस के। होपफुली आपको इस लेक्चर से, इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प हुई होगी, है ना। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं बेसिकली आपको सारे पाथवेज पता होने चाहिए, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस और सॉल्व करना। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।